जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इसरो ने प्राप्त करी एक और महत्वपूर्ण सफलता। जम्मू डिवीजन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थापित करी 19 स्पेशल यूनिट्स। अमेरिका की तरफ से तेजस के इंजन्स में देरी के बाद अब इंडियन आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में भी देरी। इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग अब होगी भारत में। और यूके द्वारा गिफ्ट किए गए चैलेंजर टैंक्स रशिया के खिलाफ यूक्रेन कर रहा है इस्तेमाल। तो जैसा कि तय था, आज भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने SSLV से EOS-08 सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्रिसाइसली प्लेस करके SSLV की तीसरी डेवलपमेंटल फ्लाइट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और ये SSLV की तीसरी और फाइनल डेवलपमेंटल फ्लाइट थी, जिसके साथ ही SSLV के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। और अब इस लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इसरो द्वारा इंडियन इंडस्ट्रीज और NSIL को ट्रांसफर की जाएगी, ताकि कॉमर्शियल मिशन के लिए इन SSLVs का प्रोडक्शन शुरू हो सके। और अब भारत के पास एक नया लॉन्च व्हीकल आ चुका है, जो कि भविष्य में और भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से स्पेस मिशंस को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और SSLV 500 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने की कैपेसिटी रखता है। और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक हर एक SSLV लॉन्च की जो कॉस्ट होगी तो वो लगभग केवल 30 से 35 करोड़ के बीच में ही आएगी। और इतनी कम कॉस्ट इसे इसकी क्लास में सबसे अफोर्डेबल रॉकेट्स में से एक बनाता है। और SSLV रॉकेट की खास बात यह है कि इसे एक दिन के अंदर ही इंटीग्रेट करके लॉन्च किया जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट्स आतंकी गतिविधियों से प्रभावित हुई हैं, तो उन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर पुलिस 19 स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट्स को डिप्लॉय करेगी, ताकि इन क्षेत्रों में उभरने वाले आतंकी खतरे को काउंटर किया जा सके। और इस हर एक स्पेशल यूनिट को DYSP रैंक के ऑफिसर हेड करेंगे। और ये यूनिट्स अपने अपने क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन रखने और रूट क्राइम को हैंडल करने के अलावा एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को भी कंडक्ट करेंगे। और इन सभी यूनिट्स को लेटेस्ट इक्विपमेंट और गैजेट से इक्विप किया जाएगा और ये भारत की अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काफी क्लोजली काम करेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बॉर्डर विलेजेस से लिए गए करीब 960 यंग रिक्रूट्स की मदद से एक नई स्पेशल फोर्स को क्रिएट किया था। और इन्हें भी सीमाओं पर घुसपैठ को चेक करने या फिर आतंकियों का मुकाबला करने के लिए बॉर्डर एरियाज पर डिप्लॉय किया गया था। इन 960 में से 560 जम्मू रीजन के बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किए गए, और जबकि बाकियों को घाटी के बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किया गया। और जबकि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने के बाद से भारत सरकार ने 4000 एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया है, जिनमें 500 एलिट पैरा कमांडोज भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से जम्मू रीजन के जंगल वाले क्षेत्रों में डिप्लॉय किया गया। लखनऊ में 4 और 5 सितंबर के लिए जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को प्लान किया गया, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सभी टॉप मिलिट्री कमांडर्स को एड्रेस करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी टॉप मिलिट्री कमांडर्स के साथ भारतीय रक्षा मंत्री कई अलग अलग महत्वपूर्ण इश्यूज पर बात करेंगे, जैसे कि भविष्य के युद्धों को कैसे लड़ा जाएगा और कैसे थिएटर कमांड्स में ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के अलग अलग सर्विसेज द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले अलग अलग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स की प्रोग्रेस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी के लिए जो 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी मई और जून के महीने से शुरू होनी थी, तो वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। और आर्मी को अभी भी अमेरिका से AS-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के पहले बैच की डिलीवरी का इंतजार है। और बाकी इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में जो डिले हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण कोई टेक्निकल इशू है जो कि अमेरिका द्वारा फेस किया जा रहा है। और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच कब तक डिलीवर होगा, तो इसकी डिलीवरी की जो टाइमलाइन है उस पर अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साइन की गई डील के मुताबिक इंडियन आर्मी को टोटल 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे, जिन्हें 3 अलग अलग बैचेस में डिलीवर किया जाएगा। US एरोस्पेस फर्म बोइंग ने भारत की AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है। और इस पार्टनरशिप के तहत वे इंडियन नेवी के 12 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए भारत में ही ओवरहॉल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और जबकि इसी पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर INS राजली में P-8I एयरक्राफ्ट के पहले लैंडिंग गियर की ओवरहॉलिंग हाल ही में कंप्लीट की गई थी। और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये पहली बार है जब भारत में इस तरह की कॉम्प्लेक्स MRO सर्विसेज को कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि भारत की स्वदेशी कैपेबिलिटीज की ग्रोथ को भी दर्शाती है। और इस पार्टनरशिप के माध्यम से भारत में जो स्थानीय तौर पर MRO कैपेबिलिटीज विकसित होंगी, तो वो इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट के रिपेयर टर्न अराउंड टाइम और एयरक्राफ्ट डाउन टाइम को काफी हद तक कम करेगी, ताकि एयरक्राफ्ट की जो मिशन रेडीनेस है वो और इम्प्रूव हो सके। और बोइंग का कहना है कि इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप के तहत वे इंडियन नेवी के 12 P-8I एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए भारत में ही ओवरहॉल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है और इस बीच गुरुवार को ब्रिटिश मीडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि यूके ने जो टैंक्स यूक्रेन को डोनेट किए थे तो यूक्रेन ने उन टैंक्स को रशिया के खिलाफ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया है। और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ये माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार है जब चैलेंजर 2 टैंक्स रशियन टेरिटरी पर किसी एक्टिव कॉम्बैट में इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि मीडिया की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया कि कितनी संख्या में इन टैंक्स को यूक्रेन द्वारा डिप्लॉय किया गया है, और जबकि यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस रिपोर्ट पर कोई भी ऑफिशियल कमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है और न ही उनकी तरफ से ये बताया गया कि यूक्रेन कौन से स्पेसिफिक वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 16 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली काउंटर पार्ट के बीच एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और इस दौरान पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में स्थिति को डी एस्केलेट करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस कॉन्फ्लिक्ट के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया है। बाकी इसके अलावा दोनों देशों के लीडर्स ने अपने बीच के बायलैटरल कोऑपरेशन के और भी कई अलग अलग पहलुओं को डिस्कस किया था और भारत और इजरायल की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे आगे और भी मजबूत करने के तरीकों को भी डिस्कस किया गया और साथ ही साथ दोनों देशों के लीडर्स आगे भी टच में बने रहने के लिए सहमत हुए। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर में एक बस एक्सीडेंट में हमारी आईटीबीपी के 7 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हवलदार नरेंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1997 में पंजाब में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर आशीष भटनागर ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट मुख्य रूप से किस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए। मानव के प्राचीनतम इतिहास में जब से इन्होंने होश संभाला है तब से ही इनके बीच कई कॉन्फ्लिक्ट, कई बैटल्स और कई वॉर्स हुए हैं। और तब से लेकर आज तक इन वॉर्स, इन बैटल्स और इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने कई अलग अलग रंग रूप भी लिए हैं, जिनके कई रीजंस भी है। पर प्राचीन काल में होने वाले युद्ध की तुलना में आज 21वीं सदी में एक अलग एवोल्यूशन देखने मिला है, जहां एक देश दूसरे देश पर बिना मिलिट्री कार्रवाई किए बगैर, वहां के सैनिकों का खून बहाए बगैर और उन पर हमला किए बगैर उनके साथ युद्ध का हिस्सा बन रहे हैं। वो सीधी लड़ाई के बजाय कुछ ऐसी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे न सिर्फ उनके दुश्मन को एक बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इससे वहां की पूरी जनता और कभी कभी सरकार तक उनकी उंगलियों पर नाचने लग रही है। और यही चीज इस पूरे वॉरफेयर को एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा विनाशक बना रही है। पर आखिर हम किस वॉरफेयर की बात कर रहे हैं? आखिर ये युद्ध का कौन सा तरीका है जिसमें एक देश बिना सैनिक के, बिना हथियार के अपने प्रतिद्वंद्वी को धूल चटा सकता है? और यह पास्ट में होने वाले मनोवैज्ञानिक युद्ध, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या साइऑप्स कहा जाता है, इससे किस तरह और किन मायनों में अलग है, जानने की कोशिश करेंगे DS अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में। Only on the Defense Squad Super App. Download now.